गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अल्पेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द कॉमर्स प्रोफेसर में, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर जो है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। लास्ट क्लास में हमने थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था और साथ में जिसमें हमने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS, है ना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना, जिनको AS के नाम से जानते हैं, और इंड AS, ये सारी चीजें हमने सीख ली थी, समझ ली थी। आज हम चलेंगे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे। चलिए देखते हैं। रीड करता हूं मैं। अनलाइक इन द पास्ट व्हेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाज लार्जली नीडेड बाय द प्रोप्राइटर। पहले के जमाने में क्या होता था कि जो आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, यानी जिनको मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोल सकता हूं, वो ज्यादा से ज्यादा किसकी जरूरत पड़ती थी? प्रोप्राइटर को, यानी ओनर को। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। क्यों? These days the accounting statement are needed by various parties। अब जो हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि वो बहुत सारी पार्टीज हैं, उन सबको चाहिए होता है। जो बहुत सारे हमारे यूजर्स हैं, उनको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनकी नीड होती है। क्यों होती है? क्योंकि जिनका भी बिजनेस में इंटरेस्ट होगा, है ना, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नीड होगी। जैसे प्रोप्राइटर है, उसका क्या इंटरेस्ट है? ताकि वो प्रॉफिट एंड लॉस जान सके। इन्वेस्टर का क्या है? ताकि वो कितना पैसा इन्वेस्ट करे या ना करे वो जान सके। क्रेडिटर है, वो बोलेगा कितनी मटेरियल है जो मैं सप्लाई कर सकता हूं ऑन कैश बेसिस और ऑन क्रेडिट बेसिस। गवर्नमेंट है, वो देखेगी क्या ये समय पे अपना टैक्स पे कर रहे हैं क्या, और सही पे कर रहे हैं क्या। और जो बैंक है, वो देखेगी कि इनको कितना मैं लोन दूं या कितना इनका आउटस्टैंडिंग लोन किस किस जगह से चल रहा है। तो बहुत सारे जो हमारे यूजर्स होते हैं, है ना, उनको हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नीड होती है या अकाउंटिंग स्टेटमेंट की नीड होती है। इसलिए बोला गया क्या कि जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी शो करता है और आपके बिजनेस की सॉल्वेंसी या पोजीशन शो करता है। प्रॉफिटेबिलिटी यानी आपका प्रॉफिट एंड लॉस, और सॉल्वेंसी यानी डेट पे ऑफ रेशियो, यानी जो फर्म है अपना जो डेट पे करने में कितनी सक्षम है। तो सर एक चीज तो समझ में आ गई, जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है ये बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। It is therefore necessary that such statement should be prepared according to some standard language और some set of rules। इसीलिए क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका बहुत ही ज्यादा नेसेसरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो उसको जब आप प्रिपेयर करोगे तब आप कैसे करोगे? कुछ स्टैंडर्ड लैंग्वेज से प्रिपेयर करोगे और कुछ सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करोगे? उससे प्रिपेयर करोगे। क्योंकि जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, इन स्टैंडर्ड लैंग्वेज और सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग क्या होंगे? प्रिपेयर होंगे, तो हर कोई उस पर इजीली रिलाई कर सकता है। और वैसे भी हमें पता है कि वो हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इतनी सारी जो पार्टीज है, वेरियस पार्टीज, उसको हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नीड रहती है। तो जिन सेट ऑफ रूल्स को हम ध्यान में रख के क्या करेंगे? ध्यान में रख के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे, उन्हीं रूल्स को, दीज रूल्स आर कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड गैप। और वही उन्हीं रूल्स को आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल और गैप यानी जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोल देते हो। हाँ सर, गैप के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। दिस प्रिंसिपल हैव बीन जनरली एक्सेप्टेड बाय अकाउंटेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिनको पूरी दुनिया के जो अकाउंटेंट हैं वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, अगर AS जो है ना, और जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उन सबको अप्लाई करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या किया है? प्रिपेयर किया गया है, तो हम सब उस पर रिलाई कर सकते हैं और पूरी दुनिया में उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। चलो, हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नीड इसलिए हुई ताकि यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी और लास्ट क्लास में भी हमने बोला था ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बनी हुई। यूनिफॉर्मिटी कैसे? तो हमने देखा था कि जैसे अलग अलग भाषाएं होती है और वो एक दूसरे को हमें समझ में नहीं आती, है ना, तो इसलिए पूरी दुनिया में एक ही लैंग्वेज हम ऑप्ट करते हैं। वैसे ही हम क्या करते हैं, हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर एक जैसे प्रिंसिपल्स, एक जैसे मेथड्स, रूल्स अप्लाई करके बनाए जाए तो पूरी दुनिया में वो क्या होंगे? समझ में आएंगे।
इसलिए जब आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज में लेते हुए अपने अकाउंटिंग करेंगे तो उससे यूनिफॉर्मिटी बनेगी, है ना। चलिए देखते हैं। तो टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी यानी एक बार आपने अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई कर दिए तो आप कंटिन्यूअसली अकाउंटिंग प्रिंसिपल से ही क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, और सब जने अगर वैसे ही करेंगे तो सही रहेगा। और ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि आप इतने भारी भरकम रूल और मेथड्स और गाइडलाइंस अप्लाई करके क्या करेंगे, अपनी अकाउंटिंग करेंगे, तो पारदर्शिता तो बनेगी ही, ट्रांसपेरेंसी बनेगी और हर कोई उस पर इजीली रिलाई करे। और एक और, टू डिक्टेट हाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर प्रिपेयर, हाउ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर। और इसलिए भी क्योंकि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये डिक्टेट करते हैं, हमें बताते हैं कि किस तरह से आपको जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स है वो क्या करने, प्रिपेयर करने। जी सर, हमें समझ में आ गया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल से उसकी जरूरत क्यों होती है। अब हम चलेंगे नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और क्या है, गाइडलाइंस है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स है, अभी हमने देखा था, और गाइडलाइंस है डेवलप टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी, है ना। ये क्यों एंश्योर, ये क्यों डेवलप किए जाते हैं, ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, है ना, और जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो सबको इजीली क्या हो, समझ में आए। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसलिए बने गए ताकि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसकी यूनिफॉर्मिटी बनी रहे और इजीली सबको समझ में आए। है क्या, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस है। ठीक है सर, ये भी हमें समझ में आ गया। एक और चीज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड एंड आर डेराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रीजंस। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, है ना, ये 100% कहीं भी आपको जो एश्योरेंस है वो नहीं देते हैं, 100% आपका वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि है मैन मेड, तो मैन मेड है तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलती रह ही जाती है। और हम इनको बनाते भी कैसे हैं, जो पुराने हमारे एक्सपीरियंस है और जो रीजंस है ना, उनसे हम क्या करते हैं, इनको बनाते हैं, और ये मैन मेड है, इसलिए दे आर नॉट लेबोरेटरी टेस्टेड। ये कोई साइंस का फॉर्मूला नहीं है जिसको हमने लैब में टेस्ट करके 100% एश्योरेंस दे दी, 100% एश्योरेंस दे दी या 100% वेरिफिकेशन कर लिया। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट स्टैटिक। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ये फिक्स नहीं है ना, ये स्टैटिक नहीं है, ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे समय चेंज होता है, और लास्ट क्लास में हमने देखा था आपकी कंट्री का एनवायरनमेंट चेंज होगा, और जैसे जैसे आपकी कंट्री के लॉ में बदलाव होंगे वैसे भी आपको अपने एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या मैं सिर्फ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलूं, इसमें भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हमें पता ही है समय के साथ साथ जो एनवायरनमेंट है और जो लॉ है, क्योंकि उनमें भी चेंज होता रहेगा, तो आपको अपने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं इनमें भी चेंज करना होगा। इसलिए बोला आर नॉट स्टैटिक। ये स्टैटिक यानी फिक्स नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, ये रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। चलिए, अब है आपके काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इन सभी को प्रिंसिपल्स ही बोला जाता है, लेकिन इन तीन को अलग से हम क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में अकाउंटिंग अजम्पशंस बोलेंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग अजम्पशंस बोलेंगे। सर, इन तीन में क्या खास बात है, इनमें खास बात यह है, आर एप्लीकेबल ऑन एवरी एंटिटी। यानी ये वाले कोई जरूरी नहीं है कि आपके हर एक एंटिटी पे एप्लीकेबल होंगे, है ना, लेकिन ये तीन जरूरी है। ये आपके हर एक तीन जो एंटिटी है आपके, ये तीन आपकी अजम्पशंस है, ये उन पे अप्लाई होगी। ये है आपकी अकाउंटिंग अजम्पशन। कौन कौन सी, ये है कैग यानी कंसिस्टेंसी, एक्रूवल, गोइंग कंसर्न। कंसिस्टेंसी, एक्रूवल और गोइंग कंसर्न, और ये सारे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोले जाते हैं। एक और चीज इसमें, ये वाले जो आपके तीन है, इनको आप अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी बोलते हैं, इनको आप अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी बोल सकते हैं। चलिए, अब हम क्या करते हैं, इनमें इंडिविजुअली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कौन सा पॉइंट क्या बोलते हैं। फर्स्ट है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। देखते हैं। As per this concept, it is assumed that the business will continue to exist
फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। चलिए, ये जो हमारी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है ना, इसमें हम ये एजम्पशन मान के चलते हैं, ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लंबे समय तक इन फ्यूचर में क्या करेगा, रन करेगा, अनफॉर्सिनेबल फ्यूचर तक, लंबे समय तक रन करेगा, कहीं भी रुकने वाला या क्लोज होने वाला नहीं है। हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं और इसी एजम्पशन के साथ हम क्या करते हैं, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, है ना, ऑफ द बिजनेस ऑन द assumption दैट इट इज ए कंटिन्यूइंग एंटरप्राइजेस। और हम यही मान के हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। क्या बोलता है गोइंग कंसर्न, ये बोलता है हमारे बिजनेस में हम ये एजम्पशन लेके चलेंगे कि हमारा जो बिजनेस है वो कंटिन्यू एग्जिस्ट करेगा इन फ्यूचर और वो कभी भी बंद होने वाला नहीं है, ये करेगा अनफॉर्सिनेबल फ्यूचर तक। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला मशीनरी परचेज, और मुझे पता है जो मशीनरी मैंने परचेज की है उसकी लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स है। क्या 10 साल आप फ्यूचर की सोच रहे हो? आपने ऐसी मशीनरी को परचेज किया जिसकी लाइफ कितनी है, 10 साल। क्या आपको कल का भी भरोसा है क्या? नहीं सर, हमें कल का भी भरोसा नहीं है। साल भर बाद क्या होगा इसका भी भरोसा है क्या? नहीं सर, कुछ भी भरोसा नहीं है। तो आप 10-10 साल की लाइफ वाली मशीनरी आज खरीद रहे हैं और उसका ट्रांजैक्शन क्यों कर रहे हैं? हम उसका ट्रांजैक्शन इस बेसिस पे कर रहे हैं कि हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस है ना, वो कंटिन्यू रन करेगा लॉन्ग टाइम इन द फ्यूचर और वो बंद होने वाला नहीं है। तो 10 साल बाद तक चलने वाली भी जो मशीन है उसको हम आज से रिकॉर्ड करके चल रहे हैं, क्योंकि हम ये धारणा लेके चलते हैं हमारा बिजनेस लंबा चलेगा और चाहते भी यही है कि हमारा जो बिजनेस है यही सोच के स्टार्ट करते हैं वो कभी बंद ना हो और हमें लंबे समय तक प्रॉफिट्स देता चले। नेक्स्ट, मान लीजिए आपने एग्रीमेंट कर लिया विद अदर पार्टी, और एग्रीमेंट कितने सालों का किया, 15 सालों का या 20 सालों का किया। हाँ सर, बड़ी बड़ी जो एंटरप्राइजेज है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें 15-15, 20-20 साल के जो एग्रीमेंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो तो आम बात है। पर वो किस बेसिस पे करते हैं, वो ये मान के चलते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को ध्यान में लेके चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो कभी बंद होने वाला नहीं है। थर्ड हो गया आपका बैंक लोन। आप 10-10, 15-15, 20-20 सालों के लिए जो है ना, जो आपके बैंक्स है उनसे लोन ले लेते हैं, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लेते हैं। तो उसमें भी आपका जो 15-20 साल का आप लोन ले रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे लेते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पे लेते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो बंद होने वाला नहीं। यानी एक ही बात समझ में आई क्या, लॉन्ग टर्म सर्वाइव है हमारी इस कॉन्सेप्ट की एजम्पशन। ठीक है सर, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट है आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। इस कंसिस्टेंसी जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या एजम्पशन लेके चलता है, ये बोलते हैं एक बार अगर आपने कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड्स आपने क्या कर लिए, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे अप्लाई कर दिए, तो आप कंटिन्यूअसली उनको ही अप्लाई करते जाइए। यानी एक बार जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड मैंने है ना अप्लाई कर लिए, कंसिस्टेंटली मुझे वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और जो मेथड है वो मेरी अकाउंटिंग पे अप्लाई करते जाना है, साल बाय साल, ईयर बाय ईयर कंटिन्यू करते जाऊंगा। क्या होगा सर अगर मैं ना करूं? इफ अ फर्म अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग, अगर आपने कंटिन्यूअसली इन्हीं प्रिंसिपल्स और मेथड को फॉलो नहीं किया बार बार, और एक साल से दूसरे साल आप स्विच कर रहे हैं, इस साल एक मेथड, अगले साल दूसरा मेथड, उससे अगले साल दूसरा मेथड, तो उससे क्या होगा, the profit of the current year will not be comparable with the profit of the preceding year। तो क्योंकि आपने लास्ट ईयर किसी और प्रिंसिपल और मेथड से क्या की थी, अकाउंटिंग की थी, इस साल आप किसी और मेथड्स और प्रिंसिपल से क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं। उससे होगा क्या, जो नेट प्रॉफिट है आप उसको कंपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है सर, और हमने पढ़ा है क्या कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसे होने चाहिए, कंपेरेबल होने चाहिए। इसलिए देखो कंपनीज एक्ट ने साफ साफ बोल दिया कि जब भी आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जब भी आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करोगे, है ना, बड़ी एंटिटीज पे ये गाइडलाइंस अप्लाई कर रखी है, जब भी आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे तो आपको उसमें करंट ईयर के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के डेटा हैं वो भी देने होंगे, ताकि आम जनता इनको कंपेयर कर सके। तो इतनी जरूरी है ना, एक्ट ने, लॉ ने खुद ने हमें डिमांड कर दी कि कंपेरेबल होना चाहिए, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। उससे क्या होगा, आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कंपेरेबल नहीं होगा।
तो सर हमें करना क्या चाहिए? करना यही है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड एक बार आपने अप्लाई कर दिए उसको कंसिस्टेंटली करते जाइए, बार बार चेंज मत करिए। अगर ऐसा किया तो नेट प्रॉफिट होगा अफेक्ट, और जो इनोसेंट पुअर जनता है वो मिसलीड हो जाएगी। सर कोई एग्जांपल दीजिए, कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए जो हमें डायरेक्ट हमारी आम लाइफ में, रियल लाइफ में सीधा समझ में आ जाए। तो मैं बोलूंगा पहले दिन हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच, है ना, दूसरे दिन हुआ था इंडिया और आयरलैंड का मैच, और आप उन दोनों मैच में क्या कर रहे हो? हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हो। तो मैं क्या बोलूंगा, क्या ये सही बात है? क्या आप बोलोगे सर ये तो सही बात है ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया इतनी मजबूत टीम है और वहां पर ही जो आयरलैंड है वो इतनी वीक टीम है, तो आप इन मैचेस को आपस में कैसे कंपेयर कर सकते हो? सेम वही बात यहां पर है। आप बोलेंगे इंडिया के ऑस्ट्रेलिया से जो मैच है ना, उसको किसी दूसरे ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच से आप कंपेयर करते हो, तब तो हमें बात समझ में ही आती है। आयरलैंड से कैसे कंपेयर कर सकते हो? वही बात मैं यहां पर बोलना चाह रहा हूं, क्या कि जब आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड एक बार अप्लाई कर देते हो तो उन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड को भी आप दोबारा अप्लाई करिए ताकि वो कंपेरेबल हो। ठीक है सर, अब हमें समझ में ये बात आ गई। तो सर क्या कभी एक बार आपने ऑप्ट कर लिया तो हम कभी चेंज ही नहीं कर सकते क्या? 3 ऐसी कंडीशंस है जब आप क्या कर सकते हो, उन प्रिंसिपल्स और मेथड के, है ना, अलावा भी अप्लाई कर सकते हो। पहला, अगर आपको किसने बोल दिया? लॉ ने बोल दिया, भाई लॉ से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। लॉ ने अगर बोल दिया आपको ऐसा करना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। या आपको आईसीआई ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके थ्रू अगर कोई ऐसा पॉइंट बोल दिया तो भी आपको ऐसा करना पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट है बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसा कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं? मेथड्स और प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं। बट इफ अकाउंटेंट feel that change in a particular method will lead to the better disclosure of accounting statement, then चेंज मेथड में भी एडॉप्टेड, तो आप उसको एडॉप्ट कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, उसका पूरा जो डिस्क्लोजर का नोट है, उसका पूरे डिस्क्लोजर का जो नोट है वो आपको देना पड़ेगा ताकि आम जनता मिसलीड ना हो। आम जनता देखेगी इस साल प्रॉफिट बढ़ गया कैसे या घट गया कैसे, उनको ये वाली बातें समझ में नहीं आती है। तो आपको नोट देना पड़ेगा कि इस बार मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में और जो अकाउंटिंग मेथड्स है उसमें चेंज की है। ठीक है सर, ये पॉइंट हमें अच्छे से समझ में आ गया। तो अभी तक हमने गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी देख लिया। अब हम चलते हैं हमारे एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे। देखते हैं इन अकाउंटिंग देयर आर 2 टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। पहला हो गया आपका कैश बेसिस, जो बोलते हैं सारे के सारे आप उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे जिसमें या तो कैश रिसीव हो रहा है या कैश क्या कर रहे हो, आप पे कर रहे हो, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो सर इसने तो जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है उसको कंसीडर ही नहीं किया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 2 तरह के जो आपके, है ना, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन के मेथड्स हैं, है ना, उनमें से कैश बेसिस जो है वो बोलते हैं सिर्फ हम कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे। तो फिर इस वाले में तो क्रेडिट को कंसीडर ही नहीं किया जाता। और हमें पता है जो बिजनेस की दुनिया है उसमें उधारी कितनी जरूरी है। पूरी जो बिजनेस की दुनिया है वो उधारी पे ही टिकी हुई है। हम क्रेडिट पे एक जगह से माल लेके आते हैं और उसको आगे क्रेडिट पे ही क्या कर देते हैं, सप्लाई कर देते हैं, है ना, कस्टमर को क्रेडिट पे ही बेच देते हैं। और इसी तरह से मार्केट क्या होता है, सर्कुलेट होता चलता है। अगर हम क्रेडिट को मना ही कर देंगे तो हमारा जो बिजनेस है वो चलेगा ही कैसे। इसलिए मैं बोलूंगा जो एक्रूअल बेसिस है वो है हमारा सही, ये इससे प्रॉफिट भी सही आते हैं और ऐसा बिजनेस में इस तरह से ही हम ट्रांजेक्शन करते हैं। इन दिस कॉन्सेप्ट ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। चाहे आपको कैश रिसीव हो रहा हो, चाहे आपको कैश रिसीव नहीं हो रहा हो, चाहे आपको कैश पे करना है या नहीं करना, अगर ट्रांजैक्शन ड्यू भी हो गया, तब भी आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। फिर तो सर एक बात तो समझ में आ गई, ये क्रेडिट को भी क्या करता है, कंसिडर करता है। बिल्कुल सही। और जो हमारे एडजस्टमेंट्स है ना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, है ना, अक्रूड, अर्नड, ये उन सबको भी क्या करता है, कंसिडर करता है। हाँ सर, ये बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे देखते हैं। इन अकाउंटिंग अक्रूअल बेसिस इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। और हमारी अकाउंटिंग में जो अक्रूअल बेसिस है हम उसी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन में। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं।
कि क्यों अक्रूवल बेसिस है ना, उससे जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो सही कैलकुलेट कर होता है, लेकिन कैश बेसिस से नहीं होता है। मान लीजिए क्या हुआ, ईयर एंड में मार्च में, मान लीजिए ईयर एंड में मार्च में मैंने 3 महीने तक का किराया है ना, जो मैंने रेंट पे प्रॉपर्टी ले रखी है उसके 3 महीने तक का किराया पे नहीं किया। अगर हम कैश बेसिस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मैं क्या बोलूंगा कि इस साल मैंने 9 महीने का ही किराया चुकाया है, क्योंकि 3 महीने का किराया मैंने चुकाया ही नहीं है। उसको मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल में मैंने उसको पे कर दिया, तो अगले साल मैं 12 महीने का किराया तो पे करूंगा ही करूंगा, और 3 महीने पिछले का क्या करूंगा, किराया भी पे करूंगा। तो इस साल मेरा जो रेंटल चली गई मैंने जो रेंट पे किया वो कितना किया, 15 महीने का, और इस साल कितने महीने का किया, 9 महीने का। तो इस साल मेरे क्या होंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे। 6 महीने का जो एक्स्ट्रा मैंने रेंट पे किया है ना, वैसे तो 3 का ही किया, लेकिन इसके कंपैरिजन में 6 महीने का मैंने एक्स्ट्रा जो रेंट पे किया उससे मेरे खर्चे बढ़ेंगे और प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा। और इस वाले साल क्योंकि मैंने 9 ही महीने का रेंट पे किया है तो मेरे खर्चे कम हो गए और उसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर आप कैश बेसिस को फॉलो करोगे तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा, यानी मैं बोल सकता हूं करेक्ट आप डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। यही कौन सा होता, अक्रूवल होता ना, तो बोलता चाहे आपने पे किया या ना किया, इस वाले साल आपको 12 महीने कंसिडर करने हैं और इस वाले साल आपको 12 महीने कंसिडर करने हैं। उससे हमारा जो नेट प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं ना, नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करते हैं, करेक्ट कैलकुलेट करते हैं। जी सर, अब हमें ये पॉइंट समझ में आ गया। अक्रूवल कॉन्सेप्ट, इस पे हम पूरा एक बड़ा चैप्टर करने वाले हैं। बस अभी आपको यही ध्यान रखना है कि हम हमारा जो अक्रूवल बेसिस है उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट है आपका बिजनेस लीगल एंटिटी, या फिर आप इसको बोल सकते हो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। चलिए, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए यूनिट सेपरेट एंड डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम इकोनॉमिक। इस कॉन्सेप्ट में क्या होगा, ये बोलता है जो बिजनेस है वो अलग है और जो बिजनेसमैन है या मैं बोलूं ओनर है वो क्या है, अलग है। ये दोनों सेपरेट और डिस्टिंक्ट एंटिटी है। आप इनको एक ही एंटिटी है ना, एक ही चीज मत मान लेना, ये दोनों अलग अलग यूनिट है। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। आगे बोलेगा हम जो ट्रांजेक्शन करते हैं ना वो किसके करते हैं, बिजनेस के करते हैं या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। हमें ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे। तो सर पैसे तो ओनर ही लगा रहे हैं ना, तो जो भी ओनर पैसे लगा रहा है बिजनेस में, बिजनेस उसको कैसे ट्रीट करेगा कि मैं ओनर से उधार पैसे ले रहा हूं, कैसे ट्रीट करेगा, एज ए लाइबिलिटी। क्योंकि ओनर से जो भी आप पैसे लेते हो वो कौन सी लाइबिलिटी होती है, आपकी इंटरनल लाइबिलिटी होती है, और उसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो जो बिजनेस है वो ये ट्रीट करेगा कि ओनर ने जो पैसा मुझ में इन्वेस्ट किया है, कैपिटल लगाई है, वो क्या है, लायबिलिटी है। और कौन सी लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है। इसीलिए बैलेंस शीट में जब आप कैपिटल देखेंगे तो जो पैसा आप लगाते हैं उसको बिजनेस में लायबिलिटी कैपिटल की तरह शो करते हैं, वो भी कौन से साइड में, लायबिलिटी की साइड में। हाँ सर, ये वाली बात हमें समझ में आ गई। और इसीलिए जो ओनर है उसको क्रेडिटर की तरह क्या किया जाता है, शो किया जाता है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, कि हमने तो जस्ट एक हमारे मालिक से पैसे उधार लिए और कमा के सर्कुलेट करके प्रॉफिट्स या लॉसेस एड लेस करके हमें उसको वापस रिटर्न करना है, हम ऐसा सोचते हैं। और अगर आप मालिक से ले रहे हैं तो इंटरनल लायबिलिटी, बाहर की किसी भी दुनिया से पैसा ले रहे हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी। जी सर, अब हमें समझ में आ गया। तो चलो देखते हैं। बिजनेस शुड हैव ए कंप्लीटली सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ इट्स बुक्स। बिजनेस के अलग बुक्स ऑफ अकाउंट होंगे, एंड वी हैव टू रिकॉर्ड फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और हमें जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। द ओनर इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस, और जो ओनर है उसको हम क्रेडिटर की तरह ट्रीट करेंगे बिजनेस में। ठीक है सर, आगे द कैपिटल इज ट्रीटेड एज ए लायबिलिटी। कैपिटल को आप कैसे ट्रीट करोगे, लायबिलिटी है ना, ऑफ द फर्म, बिकॉज इट इज एज्यूम दैट द फर्म हैज बोरो। फर्म ने क्या किया है, मालिक से पैसे उधार लिए हैं,
फ्रॉम इट्स ओन ओनर इंस्टेड ऑफ बोरोइंग इट फ्रॉम आउटसाइडर्स। हमने खुद के मालिक से उधार पैसा ले लिया दुनिया के वजह, और मालिक के पास कम पड़ेगा तो हम दुनिया से भी उधार पैसा ले सकते हैं। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया कि इतना ही बोलते हैं कि दोनों अलग होते हैं, कौन, बिजनेस और बिजनेसमैन। और हम बिजनेसमैन की अकाउंटिंग नहीं करते, हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। और हम जो बिजनेसमैन है उसको भी सेपरेट एंटिटी मानते हैं, उसको हम क्रेडिटर मानते हैं, और उसका जो पैसा है उसको हम जो कैपिटल मानते हैं वो क्या मानते हैं, लायबिलिटी मानते हैं। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। वो क्या है आपका, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल्स। चलिए देखते हैं, ये बात हमने पहले भी पढ़ ली थी, है ना, इंट्रोडक्शन में। वापस से देख लेते हैं। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है, ओनली दोज ट्रांजैक्शन इवेंट, हम उन्हीं ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। हम सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को ही और इवेंट्स को ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे जो मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो घटना कितनी ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक वो मनी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकती। यही आगे बोला, देखते हैं। एन इवेंट इवन दो इट मे बी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो कितनी ही इंपॉर्टेंट हो बिजनेस के लिए, विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस इफ आर नॉट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है सर, ये बात भी हमें समझ में आ गई। अब जैसे मैंने बोला 5 kg गोल्ड को आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करिए, तो आप बोलेंगे कर ही नहीं सकते जब तक हम इसको मनी में क्या नहीं कर ले, एक्सप्रेस नहीं कर ले। तो हम क्या करेंगे, पहले गोल्ड की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, अमाउंट में, फिर आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपके पास में इतना ही मैंने दे दिया और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हाँ, हम इनकी वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने बोल दिया कि जो अंबानी साहब है उनको मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी एंटरप्राइजेस में क्या कर रहा हूं, मैनेजर अपॉइंट कर रहा हूं। तो मुझे पता है रातों रात मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम होने वाला है और डेफिनेटली उसमें प्रॉफिट होने वाला है, पर ये नहीं पता कि कितना प्रॉफिट होने वाला है। ये मुझे नहीं पता कि कितना प्रॉफिट होने वाला है, मुझे ये पता है कि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर ऐसी घटना घटित हुई भी तो भी मैं उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अंबानी जी को मैनेजर अपॉइंट करने से मुझे कितना प्रॉफिट होगा। जी सर, और जिस चीज को आप कैलकुलेट मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो उसको आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना। एक मैं बोलूं, कोरोना आ गया था हमारा, कोविड-19 हमारा जो आ गया था, उससे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को क्या हुआ था, लॉस हुआ था, बहुत सारे बिजनेसेस में लॉस हुआ था। पर क्योंकि उनको नहीं पता था कि कोविड की वजह से कितना लॉस हुआ है, वो उसको मनी में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते थे, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते थे, तो हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जी सर, ये बात हमें समझ में आ गई। तो इतना बोलता है कि हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन इवेंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे जिनको आप मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स। चलिए देखते हैं। एज द बिजनेस इज इंटेंडेड टू कंटिन्यू इनडेफिनेटली फॉर ए लॉन्ग पीरियड। हमने ये पहले ही देख लिया था गोइंग कंसर्न में क्या, कि हमारा जो बिजनेस है ना, उसको करने का जो इंटेंशन है वो क्या है कि बिजनेस चलेगा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, फॉर एवर अनफॉर्सिनेबल फ्यूचर तक। हम उसको कभी भी क्लोज करने वाले नहीं है, यही हमारा इंटेंशन होता है। जी बिल्कुल यही होता है। तो अगर आप उसको लॉन्ग टर्म पीरियड में चला रहे हो तो उसके जो बिजनेस ऑपरेशंस के ट्रू रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स कौन से, उसके प्रॉफिट और लॉस के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको कैसे पता चलेंगे। मान लीजिए मैं 20 सालों के लिए बिजनेस रन कर रहा हूं, है ना, मैं यूं सोच रहा हूं 20-25 साल तो मेरा बिजनेस श्योर चलेगा, है ना, लॉन्ग टर्म के लिए। तो क्या आपको अपने बिजनेस के रिजल्ट्स नहीं जानने के और कैसे पता चलेंगे इतनी लंबी लाइफ में? तो आपने क्या किया, अपने बिजनेस की जो ये लंबी लाइफ है उनको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर लिया, काट लिया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। क्यों कर लिया, ताकि आप अपने जो बिजनेस है उसके रिजल्ट्स या प्रॉफिटेबिलिटी जान सको, है ना। तो चलिए देखते हैं। As the business is intended to continue indefinitely for a long period, the true results of the business operation can be ascertained only when the business is completely wound up. यानी आपको तो सिर्फ रिजल्ट्स तभी पता चलते हैं जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और जब आप बिजनेस एंड करोगे। बीच में तो आपको अपने प्रॉफिट्स के बारे में पता ही नहीं चलेंगे, रिजल्ट्स के बारे में पता ही नहीं चलेंगे। तो मैंने क्या किया, मेरी जो एंटायर लाइफ है ना, उसको
टाइम इंटरवल्स में क्या कर लिया, बांट लिया, टाइम इंटरवल्स में बांट लिया ताकि मैं मेजर कर सकूं कि कितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है। और वो टाइम इंटरवल जो है यूजुअली वो कितना है, 12 मंथ, 12 मंथ या मैं बोलूं 1 ईयर। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो बिजनेस की लाइफ है उनको साल साल भर में क्या करते हैं, बांट देते हैं, तोड़ देते हैं। तो स्टार्ट होगा आपका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च में। अब 1 साल के एंड में मैं क्या करूंगा, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी जानूंगा। हर साल के एंड में मैं क्या करूंगा, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी और मेरी बिजनेस की जो पोजीशन है वो क्या करूंगा, चेक करूंगा। इसीलिए हम इस प्रिंसिपल की वजह से, इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वजह से क्या करते हैं, हर साल के एंड में बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं और जानते हैं कि कितनी प्रॉफिट हो रही है या लॉस हो रही है, या मेरे बिजनेस की जो एक्चुअल पोजीशन है वो क्या है। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। ये ठीक वैसा ही है कि क्रिकेट तो स्टार्ट कर दिया है ना, लेकिन ओवर का ही सिलेक्शन नहीं किया कि कितने ओवर्स का मैच होगा। ये ठीक वैसा ही है, आपको फर्स्ट क्लास में एंटर करवाया और बोल दिया 12th क्लास जब आप पास करोगे ना तो हम एक साथ ही आपका रिजल्ट दे देंगे, है ना। तो ऐसा होता ही नहीं, है ना। ऐसा होता तो मोटिवेट कैसे होते, है ना, कंपटीशन कैसे लड़ते। इसीलिए हर एक क्लास का, फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड, ऐसे अप टू 12th तक हर एक साल क्या होता है, हमारा रिजल्ट आता है, जिससे हमें हमारी एक्चुअल पोजीशन पता चल सके। जी सर, अब हमें अच्छे से समझ में आ गई। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में। क्या है वो, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। चलिए देखते हैं। This principle requires that all significant information related to the financial statement of the enterprises should be completely disclosed, है ना। चलिए देखते हैं ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, वो हमें क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में डिस्क्लोज करना है। इसीलिए इसका नाम क्या है, फुल डिस्क्लोजर। जो भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में आपको अटैच करनी है और उनको, उनके यूजर्स को, है ना, क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। लेकिन इससे एक दिक्कत होने लगी। इससे दिक्कत क्या होने लगी, इससे 100 पन्नों की बैलेंस शीट बनने लगी। इससे 100 पन्नों की बैलेंस शीट बनने लगी, स्टेटमेंट्स तैयार होने लग गए, है ना। अब कोई कोर्ट का भी केस है ना, वो भी जो डिटेल में क्या हो रहा है, बैलेंस शीट के साथ में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में अटैच होके जा रहा है। इससे जो यूजर्स हैं उनको भी दिक्कत कि इतनी बड़ी बड़ी बैलेंस शीट उनसे पढ़ी नहीं जा रही कि हमारे काम की क्या इंफॉर्मेशन है, हमारे काम की क्या इंफॉर्मेशन है। और कंपनी की भी जो कॉस्ट है वो क्या हो गई, बढ़ गई। कंपनी की भी जो कॉस्ट है इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में बढ़ गई। तो इसीलिए इसका एक एक्सेप्शन लेके आया गया, जो क्या है आपका प्रिंसिपल ऑफ मेटेरियलिटी। भाई ये तो क्या बोलता है, ये बोलता है सारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, उनको क्या कर दो, उनको डिस्क्लोज कर दो, उनको डिस्क्लोज कर दो। लेकिन मेटेरियलिटी क्या बोलता है, ये बोलता है नहीं, हम सिर्फ उन्हीं इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, उन्हीं इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे जो यूजर्स के लिए क्या हो, जरूरी हो। जितनी भी इनसिग्निफिकेंट और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है यूजर्स के लिए, हमें उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या हुआ, अब 100 पन्नों की जो बैलेंस शीट है वो नहीं बनती, अब पर्याप्त बैलेंस शीट बनती नहीं है, जितनी यूजर्स को चाहिए उतनी। और जो कॉस्ट है उसका भी क्या हो गया, प्रिवेंशन हो गया। इसीलिए इसको क्या बोला गया, ये एक एक्सेप्शन है किसका, फुल डिस्क्लोजर का। ये फुल डिस्क्लोजर की अपोजिशन करता है कि ऐसा नहीं करना हमें करना क्या है, जो इनसिग्निफिकेंट है और इररेलेवेंट है यूजर्स के लिए, उन बातों को डालने के लिए जरूरी नहीं है। चाहे वो कंपनी के लिए सिग्निफिकेंट हो लेकिन यूजर्स के लिए अगर नहीं है तो हम उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। समझ में आया, ये सर हमें अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एसेट्स इज ऑर्डिनरी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, है ना, एट द प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर्ड। इस कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया कि आप जो भी आपकी एसेट्स होगी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस प्राइस पे आप रिकॉर्ड करोगे जिस पे आपने उसको एक्वायर किया था। चाहे एक्वायर किए हुए कितने भी साल हो गए, आप उसको जिस प्राइस पे एक्वायर किया था उसी प्राइस पे एक्वायर करेंगे। चाहे उस एसेट्स की वैल्यू इन फ्यूचर में बढ़ रही है या घट रही है, फिर भी आप उसको उसी प्राइस पे, है ना, रिकॉर्ड रखोगे जिस प्राइस पे आपने उसको एक्वायर किया था। एग्जाम्पल देखिए, 2011 में आपने कोई प्रॉपर्टी 50 लाख की खरीदी थी, 15-16 वाले साल में उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ की हो गई। तो क्या आप उसको 1 करोड़ पे रिकॉर्ड करोगे क्या? नहीं, अभी भी हम उसको उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है 50 लाख उसे पे रिकॉर्ड रखेंगे।
2000 में जब कोविड-19 आ गया 2020 में, तो उसकी मार्केट वैल्यू गिर के कितनी हो गई? 20 लाख हो गई। तो सर क्या कम हो गई? अब भी हम उसको उसी पे रिकॉर्ड रखेंगे क्या? अब भी हम उसको उसकी कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड रखेंगे, मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना। तो सर मार्केट वैल्यू को करेंगे क्या? जब भी आप उस एसेट्स को रियलाइज्ड कर लोगे, उस समय आप उसकी मार्केट वैल्यू को कंसीडर करोगे। तब तक आपको उसको उसकी कॉस्ट पे ही कंसीडर करना है। जब आप उसको रियलाइज कर लोगे, बेच दोगे, उस समय आप उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी उससे कंसीडर करोगे। ठीक है सर, हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल समझ में आ गया। यानी जब भी एसेट्स को हम एक्वायर करेंगे यानी खरीदेंगे, उस समय जिस कीमत पे खरीदेंगे वो एसेट्स उसी प्राइस पे चलेगी जब तक हम उसको रियलाइज्ड ना कर ले, बेच नहीं देते। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। इस प्रिंसिपल में क्या बोला गया? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ऑल एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस और लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जितने वाली आपकी है ना एक्सपेंसेस और लॉसेस है, असावधानी है, उनको आज से ही आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, होने वाले भी जो एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उनको आज से ही आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। आज से ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। बट ऑल एंटीसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन, लेकिन भविष्य में होने वाले या ऐसे गेन जो अभी आपको रियलाइज नहीं हुए हैं, उनको भी आप क्या करोगे? इग्नोर करोगे, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करोगे। बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करोगे। यानी ये प्रिंसिपल सारे के सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इन वाली चीजों को तो कंसीडर करते हैं और रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं, चाहे वो हुई ना भी हुई हो। लेकिन जो प्रॉफिट और प्रॉफिट गेन वगैरह है ना, ऐसा प्रॉफिट और गेन जो फ्यूचर में हो सकता है, उनको रिकॉर्ड नहीं करता। तो ये है आपका इसीलिए कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस रूढ़िवादी का सिद्धांत। यानी घाटे और सारी चीजों को तो हम ध्यान में रखेंगे, फायदा जब होगा तब देखा जाएगा। इसीलिए बोला इट इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। इट इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। हमें सेफ खेलना है, तरीके से चलना है। इसीलिए इसका एग्जांपल है क्या? प्रोविजन। प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल नॉन लायबिलिटीज। जो भी आपको पता है कि लायबिलिटी घटित होगी, चाहे उसका अमाउंट आपको पता ना भी हो, आप आज ही उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हो। हाँ सर, प्रोविजन तो हमने सुना है, कौन सा? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स यानी हमें अनुमान लगाते हैं क्या? यार वो डेटर्स जितने भी है ना 1 लाख के, उनमें से 5000 मुझे लग रहा है पैसे रिकवर नहीं होंगे। अनुमान ही जो लगा रहे हो, 5000 या 6000 जितना भी है ना, पक्का तो आपको नहीं पता, लेकिन आज से ही आप क्या कर रहे हो? उसको रिकॉर्ड करते हुए चल रहे हो। इसलिए हम 5%, 2%, 10% क्या क्या करते हैं? प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट करते हैं। ये सर हमें समझ में आ गया, हमें अच्छे से समझ में आ गया। एंड लॉसेस इवन दो अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चाहे आपको अमाउंट ना भी बताओ, आपको लायबिलिटी का पता है, तो आप आज से ही उसको रिकॉर्ड करेंगे। जी सर, ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से आपके दादाजी, आपके पापा वगैरह है, घर में जो भी बुजुर्ग है वो चलते है ना, वो सारी इन घाटे वाली चीजें हैं, लॉसेस वाली चीजें हैं, इनको तो वो कंसीडर करते हैं, और फायदे वाली चीजों में वो मुस्कुराते नहीं है। वो क्या कहते हैं? होएगी जब देखी जाएगी। लेकिन यूं लगता है ना उनको कि घर में शादी आ रही है या कोई भी लायबिलिटी आने वाली है, तो वो घबरा जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से अकाउंटिंग में भी एक्सपेंसेस, लॉसेस सबको वो ध्यान में रखते हुए चलता है। फायदा वो बोलता है होएगा तब देखा जाएगा। ठीक है सर, हमें ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारे मैचिंग प्रिंसिपल पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ये जो मैचिंग प्रिंसिपल है, ये आपके करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट के लिए बहुत है जरूरी। जो मैचिंग प्रिंसिपल है, इससे आपका जो नेट प्रॉफिट है वो बिल्कुल सही डिटरमाइन करोगे। बोलता क्या है इस प्रिंसिपल में? तो उसने कहा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फर्स्ट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। पहले आप क्या करिए? जो रेवेन्यू है उसको रिकॉग्नाइज करिए। उस रेवेन्यू को जनरेट करने में कितना खर्चा आया है आप उसको रिकॉर्ड करिए। उसके बाद आप प्रॉफिट कैलकुलेट करना, उसके बाद आप प्रॉफिट कैलकुलेट करना। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फर्स्ट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड देन कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग दैट रेवेन्यू। उस रेवेन्यू को है ना जनरेट करने में जो कॉस्ट आपने इनकर किए, उसके बाद आप उसको रिकॉग्नाइज करो। इससे आपका जो प्रॉफिट है ना वो कैसा आएगा? बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए यहां पर एग्जांपल क्या लिया है? 100 पेन में लेके आया 1000 रुपए के।
1000 रुपए के, यानी एक पेन कितना 10 रुपए का, एक पेन कितना 10 रुपए, उसमें 20 पेन मैंने बेच लिए कितने में 500 में, तो मैं बोलूंगा सेल्स कितनी 500 है ना, और यहां पर मेरी कॉस्ट कितनी आई, कॉस्ट आई 1000, तो यहां पर मेरा लॉस हो गया कितने का, लॉस हो गया कितने का 500 का, और मैं रोने लगा। फिर किसी ने कहा अरे रुको, आपको हमने मैचिंग प्रिंसिपल नहीं पढ़ा क्या, आपने यहां पर सारी कॉस्ट को क्यों कंसीडर की है, तो मैंने बोला कितना करना है, तो उसने बोला जितनी रेवेन्यू जनरेट हुई है ना उसके, है ना, इस रेवेन्यू को जनरेट करने में आपकी जितनी कॉस्ट लगी है आपको सिर्फ उसी को रिकॉग्नाइज करना है। मैंने कहा अच्छे से बताओ, तो उसने बोला यहां पर आपने 20 पेन बेचे कितने में 500 में, तो मैंने बोला सेल्स हुई है मेरी कितने की 20 पेन की 500। उसने बोला यहां पर आपके खर्चे भी कितने के लोगे, आप 20 पेन के ही लोगे, खर्चे ज्यादा मत लो, जितनी रेवेन्यू आपने रिकॉग्नाइज की है इस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने में, जनरेट करने में कितने खर्चे हुए, तो मैंने बोला क्योंकि सेल्स 20 पेन के लिए कॉस्ट भी 20 पेन की लेता हूं, एक पेन 10 रुपए का, 20 पेन कितने के 200 के, अब कितने आया 300, तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट, ये हो गया मेरा प्रॉफिट। अगर ये प्रिंसिपल नहीं होता तो मैं तो लॉस मान के बैठ जाता, बल तो इस प्रिंसिपल से कैलकुलेट कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि पहले मैंने क्या किया 20 पेन के अगेंस्ट में 100 पेन के खर्चे ले लिए, 20 पेन के अगेंस्ट में 20 पेन की ही कॉस्ट मुझे लेनी है। ठीक है सर, हमें अच्छे से समझ में आ गया, हम आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट है आपका ड्वेल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। भाई हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर एक जो हमारा ट्रांजैक्शन होता है उसके भी दो पहलू होते हैं, कौन से, डेबिट और क्रेडिट। तो चलो देखते हैं, ये प्रिंसिपल बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग ए ड्वेल एस्पेक्ट। हर एक ट्रांजैक्शन जो आप रिकॉर्ड करते हो उसके दो पहलू होते हैं, कौन कौन से, तो इसने बोला एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट, इफ वन इज डेबिटेड अनदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। अगर एक डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा, इसी को ड्वेल एस्पेक्ट बोला जाता है। और ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, ये जो सिस्टम है जिससे आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो, इसी को डबल एंट्री सिस्टम भी बोला जाता है, इसी को डबल एंट्री सिस्टम भी बोला जाता है। यानी एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होंगे, उसमें एक अकाउंट अगर डेबिट होगा तो दूसरा डेफिनेटली डेबिट होगा, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट, एक क्रेडिट तो दूसरा डेबिट। आगे और देखते हैं, बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल दैट टू साइड्स ऑफ बैलेंस शीट आर ऑलवेज इक्वल। और इसी हमारे प्रिंसिपल की वजह से क्या होता है, आपकी जो बैलेंस शीट होती है उसकी दोनों साइड क्या होती है, बराबर होती है। भाई सारे एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, और कैपिटल और लायबिलिटीज का मिला के क्या होता है, क्रेडिट, मिला के क्या होता है, क्रेडिट, और ये दोनों साइड हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, इसी की वजह से। और इसी प्रिंसिपल की वजह से ही आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्रिएट की गई है, क्या, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एक और चीज कि यहां पर एसेट्स में ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ डेबिट बैलेंस होगा, ये बढ़ेगी जब डेबिट होगा, कम होगी जब क्रेडिट हो जाएगा, वैसे ये बढ़ेगी जब क्रेडिट होगा, कम होगी जब डेबिट हो जाएगा, होगा लेकिन एक ट्रांजैक्शन में एक साथ क्या, एक डेबिट और एक क्रेडिट, इसलिए इसको ड्वेल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बोला गया। ठीक है सर, हमें ये अच्छे से समझ में आ गया, हमें सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ में आ गए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए धन्यवाद।